नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं या कहें कि जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, आज 10 में से प्रति 1 व्यक्ति उस बीमारी से ग्रसित है और धीरे धीरे ये बीमारी अपने पैर भी पसारने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। तो डायबिटीज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या इसको जो लोगों का अंदाजा होता है कि बढ़ती उम्र में हर किसी को बीमारी यानी कि डायबिटीज होनी ही है, क्या ये सही है या गलत? अगर सही है तो कितने हद तक सही है? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्यूपंक्चरिस्ट, एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते सर, आज का जो टॉपिक है डायबिटीज, जो आजकल अपने पैर पसारने लगी है, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज जो प्रचलित धारणा है कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल, शुगर यानी कि ग्लूकोज, शुगर कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है और उसमें सबसे छोटा यूनिट जो है वो ग्लूकोज का है, जो हमारे शरीर में सबसे अधिक यूज होता है। वैसे ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज भी होता है और भी दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, तो उनका लेवल बढ़ने लगता है। अब ये ग्लूकोज क्या है? ये ग्लूकोज एक एनर्जी कैरियर है। हम जो भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, तो सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लूकोज है। हमारे शरीर सेल्स के लेवल पे जो एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज को वो तोड़कर एनर्जी लेता है, तो हमारा ये एनर्जी कैरियर है। तो ऊर्जा हमें चाहिए, ऊर्जा के लिए ऊर्जा लाने वाला जो वाहक है, जो माध्यम है, वो ग्लूकोज है। तो एनर्जी तो सबको चाहिए, एनर्जी का कैरियर चाहिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है, शुगर हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ये शुगर हमारे शरीर में, हमारे शरीर के सेल्स में तब एब्जॉर्ब होता है जब वहां पर सेल उसको अलाउ करे, और वो अलाउ किया जाता है इंसुलिन की मदद से। तो अगर इंसुलिन अलाउ नहीं करे तो हमारे शरीर में ग्लूकोज रहते हुए भी वो सेल्स के लिए यूज में नहीं आ सकता। तो अगर वो यूज में नहीं आएगा तो एक तो सेल भूखे रहेंगे, सेल भूखे रहेंगे तो वो सिग्नल देंगे कि हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो फिर ये हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि खाना खाना है। तो डायबिटीज के मरीज ज्यादा उनको भूख लगती है, क्योंकि सेल्स को एनर्जी नहीं पहुंच रही, एनर्जी नहीं पहुंच रही है तो वो एनर्जी की डिमांड कर रहे हैं। जबकि ब्लड में तो ग्लूकोज है, लेकिन वो ग्लूकोज यूज नहीं हो रहा है। हम इसको ऐसा समझें कि कोई किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, उसके पास पैसा है लेकिन उस पैसे को यूज नहीं कर रहा है। अगर प्रॉपर्टी है वो बिक नहीं रही, कोई ऐसे इमूवेबल एसेट जो लिक्विड एसेट बोलते हैं, लिक्विड एसेट नहीं है, मतलब पास में है लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते। इसको दूसरे एग्जांपल से मैं बताऊं कि आप समुद्र में हैं, समुद्रों के बीचों बीच आप नाव में समुद्र घूमने गए और किसी कारण से आप तट से दूर हो गए, अकेले रह गए, आपको प्यास लगी है, आपके चारों तरफ पानी है, लेकिन वो नमकीन पानी पीने योग्य नहीं है, तो आप पी नहीं सकते। चारों तरफ पानी दिख रहा है लेकिन फिर भी प्यास है। तो डायबिटीज के तौर पर हमारे ब्लड में शुगर है, ग्लूकोज है, लेकिन फिर भी भूख लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वो अंदर नहीं जा पा रहा। अब अंदर क्यों नहीं जा पा रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे एक मेडिकल टर्म है, थोड़ा समझना, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन काम नहीं कर पाता, इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है, तो इंसुलिन ही अलाउ करता है कि सेल अब ग्लूकोज को अपने भीतर लेगा। तो यहाँ पे इंसुलिन रेसिस्टेंस आ जाता है। अब इंसुलिन रेसिस्टेंस क्यों आता है वो समझने की बात है। जब तक वो इंसुलिन रेसिस्टेंस दूर नहीं हो, इंसुलिन के होने से भी बीमारी ठीक नहीं होती है। देखिए, इलाज एक प्रॉपर वो है जब हम इसका समाधान करें और वो फिर ठीक हो जाए। अगर जिंदगी भर हमें टैबलेट ही लेना पड़ता है तो वो इलाज नहीं है, वो काम चलाना है। हमें इस फर्क को समझना पड़ेगा। जो मेन स्ट्रीम एलोपैथी में हम कर रहे हैं वो बस टेम्पररी सॉल्यूशन है। अब ऐसा क्यों है?
क्या वास्तव में डायबिटीज का इलाज उपलब्ध नहीं है? इलाज उपलब्ध है। दुनिया में कई सारे डॉक्टर इस पर कई सालों से काम कर रहे हैं। डायबिटीज रिवर्स भी होता है, बहुत लोगों का हुआ है, लेकिन अगर हम समझे नहीं जड़ को, उसके कारण को दूर नहीं करें, तो फिर हम मरीज बने रहते हैं। हमें ट्रेडिशनल सोच से हटकर सोचना पड़ेगा कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, उसको समझेंगे, उस पर काम करेंगे तो हम डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि इंसुलिन की वजह से होता है, जब इंसुलिन नहीं पहुंच पाता है हमारे कोशिकाओं तक, तब इसकी दिक्कत हमें होने लगती है और हमको लगता है हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो खुद से ऊर्जा के लिए रिक्वायरमेंट दिखाती हैं, तब जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको भूख ज्यादा लगती है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जो डायबिटीज है, क्या ये ऐसी बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है? सबसे पहले इस पर आपका व्याख्यान चाहूंगी। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत लोगों की धारणा है जी कि अगर मेरे पिताजी को डायबिटीज था तो मुझे भी डायबिटीज होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये जो जेनेटिक्स का कंसेप्ट है या हेरिडिटरी डिजीज का कंसेप्ट है, उससे ज्यादा पावरफुल इपिजेनेटिक्स का कंसेप्ट। मैं आपको दिखाने के लिए किताब भी लाया हूं। इपिजेनेटिक्स पर बहुत साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। हम जीन को भी बदल सकते हैं। जीन के आसपास जो इन्वायरमेंट है, जीन को जो सिग्नल मिलता है, उसको बदल के। जीन को सिग्नल कौन देता है? हमारा माइंड देता है। तो माइंड को हम चेंज करके जेनेटिक डिजीज को भी चेंज कर देते हैं। तो बहुत सारे डायबिटीज तो बहुत कम डायबिटीज जेनेटिक होता है, लेकिन जेनेटिक डिजीज को भी इपिजेनेटिक्स से हील किया जा सकता है। हमें इपिजेनेटिक्स को समझने की जरूरत है। डॉसन चर्च की यह पुस्तक है द जेनी इन योर जीन। बहुत सारे रिसर्च इन्होंने किए हैं। मेडिकल जर्नल में कई सारे इनके आर्टिकल पब्लिश हैं। हम इपिजेनेटिक्स में अपने माइंड को चेंज करके हम उसे ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज में हार्ट डिजीज भी होती है। हार्ट डिजीज पे डॉक्टर डीन ऑर्निस ने बहुत काम किया है। 40 साल से वो हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स करके दिखा रहे हैं। सभी रेस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल्स में इनका रिसर्च पब्लिश हो चुका है। लेकिन एक बहुत हैरानी की बात है, रिसर्च की बातें जनरल पब्लिक तक, एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत सरप्राइजिंग बात है। मुझे बहुत सरप्राइज लगता है, इतने सारे लोग हैं जिनका डायबिटीज ठीक हुआ है, लेकिन ये बात सबको पता क्यों नहीं चल रही है? इसका कारण है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम एलोपैथी सिस्टम है, वो उसका जो उस सिस्टम में इपिजेनेटिक्स की बात ही नहीं होती, उसमें लाइफस्टाइल की बात ही नहीं होती। इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे इन सभी बारीक बातों को डिस्कस करना चाहता हूं कि हम समझें बीमारी का कारण क्या है। आप पेड़ पौधों अगर मेंटेन करते हैं, पौधों के जड़ में आप पानी देते हैं। अगर कोई पत्ता सूख रहा हो, पानी नहीं मिले तो पत्ते सूखेंगे, फूल मुरझाएंगे। तो पानी तो जड़ में चाहिए, जड़ दिखाई नहीं देता। हम पानी अगर पत्ते पे डालेंगे तो क्या पेड़ को फायदा होगा? थोड़ा बहुत रिस्क के पानी पहुंच जाए तो हो सकता है थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन देर सवेर पेड़ तो मुरझाएगा। पानी पत्तों को नहीं देना है, पानी जड़ को देना है। जो दिखने वाला पत्ता है, फूल है, फल है, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं दिखने वाला जड़, जो मिट्टी के अंदर है। हमारी जड़ें कहाँ हैं? हमारी जड़ें भीतर हैं। हमारी नाड़ियां, हमारी चक्रास और हमारे मन। जब तक हम अपनी जड़ों की फिक्र नहीं करेंगे, हम पत्तों पर काम करते रहेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर काम करते रहेंगे, तो जिंदगी भर फिर आपको गोली खाना ही पड़ेगा। अपने मन पर काम करना शुरू करें, अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू करें, अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की शुरुआत करें, तो आप डायबिटीज को हील कर सकते हैं। डायबिटीज जेनेटिक कंडीशन नहीं है। कोई भी जेनेटिक डिजीज हो, 99% जेनेटिक डिजीज भी इपिजेनेटिक्स से हील की जा सकती है। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
सर आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया, एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों को लगता है कि जो अनुवांशिक है ये बीमारी डायबिटीज जो है, जो कि आपने अभी क्लियर कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बीमारी है डायबिटीज, कहा जाता है कि अगर एक बार किसी को हो जाए तो फिर वो ठीक नहीं होती है और फिर उनकी दवाइयां जो हैं वो चलती रहती हैं, या आम भाषा में बोले कि गोली वो खाते रहते हैं, पूरी लाइफ टाइम उनको खानी होती है। इस तरह की मेंटालिटी बनी हुई है। इस पर थोड़ा व्याख्यान दीजिए जिससे लोगों को भी ये चीज क्लियर हो सके कि ये जो बीमारी है डायबिटीज है वो हील हो सकती है। बिल्कुल हील हो सकती है। जैसा अभी हमने सुना कि हमें जड़ों पर काम करना है, जो हमारा माइंड है। कोई भी बीमारी होती है ना, आपको ये सोचना शुरू करना है कि मन के तल पर ये बीमारी क्यों आई है। बहुत लोगों के लिए ये बात नहीं होगी, लेकिन ये समझना है डायबिटीज का कारण सिर्फ इंसुलिन नहीं है। हाँ, मेडिकली हम इंसुलिन पे जाते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है, इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है, उस लेवल पे भी हम बातों को समझेंगे और चेंज करेंगे। लेकिन इंसुलिन से भी ज्यादा गहरा कारण है एनर्जी, और एनर्जी से ज्यादा गहरा कारण है मन। लुई हे की यू कैन हील योर लाइफ और उनकी दूसरी किताबों का हमें अध्ययन करना चाहिए। साइकोसोमेटिसिटी, माइंड बॉडी कनेक्शन, इस पर भी बहुत रिसर्च हो चुका है और हो रहा है। साइको मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी। हमारी शरीर की हर एक बीमारी हमारे मन से जुड़ी हुई है। अगर हम अपने मन को बदल सकते हैं तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। डायबिटीज में हमारे ब्लड में शुगर है, लेकिन फिर भी सेल्स जो है वो भूखे हैं। इसको हम एनालॉजी अगर हम माइंड से बनाएं, आपके पास जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं है। आपको अपनी खुशी पर काम करना है, आपको अपने जीवन को स्वीकार करना है, जीवन की खुशियों को सेलिब्रेट करना है। हम अपने जीवन को स्वीकार नहीं करते और हम खोजते रहते हैं कि मुझे खुशी चाहिए। डायबिटिक लोगों को खुश रहना सीखना है, अपने जीवन को स्वीकार करना सीखना है, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखना है। डायबिटीज का साइकोसोमेटिक कारण है लाइफ में जॉय का नहीं होना, खुशी का नहीं होना। जो भी डायबिटिक्स हैं, मैं उनको संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में ढूंढें कौन सी चीज को आप करना पसंद करते हैं। अपने लाइफ में अपना प्रोफेशन मनी के कारण मत बनाएं, अपनी पसंद के कारण बनाएं। उन चीजों को करें जो करना आप इंजॉय करते हैं। जब हम अपने पसंद की चीजों को करते हैं ना, तो हमारी क्रिएटिविटी स्पॉन्टेनियसली बाहर आती है। हमारा दिमाग उसमें इस तरह से चलता है कि हम नई चीजें कर जाते हैं। उसको करते हुए हम कभी थकते नहीं हैं। अगर आप अपने पसंद के काम को करते हैं, फिर आप छुट्टी नहीं खोजेंगे, क्योंकि काम करना ही आपको इतनी संतुष्टि देगा, इतनी खुशी देगा। हम अनमने मन से काम कर रहे हैं, जो हमारे पिताजी ने कहा, जो हमारे अंकल ने कहा, हम उस प्रोफेशन में लग गए और एक बार चले गए किसी प्रोफेशन में, बस उसी को किए जा रहे हैं। अनमने ढंग से काम करने से, बिना खुशी के जीवन जीने से हमारे शरीर में डायबिटीज आता है। डायबिटिक्स को खुशी के बारे में समझने और सीखने की जरूरत है, खुश रहने की जरूरत है। डू व्हाट यू लव, एंजॉय योर लाइफ। खुशी मुख्य कारण है मन के तल पर। मन के तल पर जब हम बात को समझ जाएं, तो हमें ऊर्जा के तल पे चलना है। हमारे जो अंदरूनी बनावट है ऊर्जा के तल पर, उसमें 5 मुख्य ऑर्गन बताए गए हैं और 3 लेवल है, अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है अंशिका जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि उसमें हमारे शरीर के हर एक तल पर प्रभाव जाता है। डायबिटीज में हमारी समस्या जो है वो सिर्फ पैंक्रियाज तक सीमित नहीं रहती। पैंक्रियाज के बाद वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है, वो हमारी किडनी को इफेक्ट करती है, वो हमारी आंखों को इफेक्ट करती है, वो हमारे स्किन्स को, ब्लड सप्लाई को इफेक्ट करती है, यानी कि हार्ट को इफेक्ट करती है। कई बार मैं जब हॉस्पिटल में काम किया करता था, बहुत बार मैंने डायबिटिक फुट के पेशेंट देखे, उनके पैर में सप्लाई नहीं गई
और फिर उनका सर्जरी करना पड़ा। तो डायबिटिक फुट मतलब ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और फिर एम्पुटेशन, अंगुली काटनी पड़ती है या पैर काटना पड़ता है, क्योंकि अब उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो वो फिर सड़ेगा, गैंग्रीन बनेगा। तो ब्लड सप्लाई में दिक्कत आ रही है, यानी कि ब्लड सप्लाई यानी कि हार्ट, अगर हार्ट ठीक काम कर रहा है, ब्लड का फ्लो ठीक काम कर रहा है तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रभाव शरीर में कहीं भी जा सकता है, इसलिए डायबिटीज के केस में हमें केयर करने की भी जरूरत है। ठीक होता है लेकिन हमें ध्यान तो रखने की जरूरत पड़ती है। डायबिटीज के मरीज का अगर डायबिटीज ठीक हो गया हो तो भी वो बिल्कुल केयरलेस नहीं हो सकते। उनको हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पर अपना थोड़ा चेक करना और अपना रीअसेस करना जरूरी है कि हाँ वास्तव में कंट्रोल है, या बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ डायबिटीज तो कंट्रोल में है, वो फिर अपने लाइफ में केयरलेस हो जाते हैं और फिर से वो शुगर बढ़ जाता है। तो एनर्जी के तल पर हम समझे, लेकिन हाँ मन के तल पर भी याद रखें। सर आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अब किसी पर्सन को डायबिटीज है, वो अपने आप को अपना ध्यान रखें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, जो अच्छा लगता है वो करें, लेकिन इसके साथ ही जो उनके परिवार वाले होते हैं वो उनको किस तरह से सपोर्ट कर सके जिससे वो और जल्दी हील हो सके? हाँ, परिवार वालों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है खुशी रखने में। हमें उनको फ्री विल आजादी देनी चाहिए कि जो वो करना चाहते हैं वो कर सकें। बहुत बार हम किसी दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं या दूसरा काम करते हैं तो परिवार वालों की मजबूरी में करते हैं कि मेरे परिवार का काम कैसे चलेगा। अगर वो अर्निंग मेंबर हैं, अगर उनको धन भी कमाना है परिवार के लिए, तो फिर बहुत बार उनके पास होता है कि अगर मैं इतना पैसे नहीं कमाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो ढेर सारा पैसा भी कमाना है, क्योंकि आज हम दूसरों के देखा देखी हम बहुत सारे सपने बना लेते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मेरा बच्चा ये भी करे, मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दें। ये लाइफस्टाइल में तो लाइफ में होना ही चाहिए। हम दूसरों से कंपेयर ना करें, जो हमें खुशी देता है हम वो करें। दूसरों से कंपेयर करने के प्रोसेस में दुनिया में तो एक से एक लोग हैं, हर फाइनेंशियल कंडीशन के लोग हैं। आप अपना नजर जितना दौड़ाएंगे, जितना आप देखेंगे, उतना आपको लाइफस्टाइल के लोग दिख जाएंगे। तो हम क्या सबको दूसरे की तरह देख के हम करते रहेंगे कि हमें भी इतना चाहिए? नहीं, ये अप्रोच सही नहीं है। हाँ, हम काम करें, मेहनत करें, एस्पिरेशन रखें, लेकिन जो जीवन में आता है वो स्वीकार करें। तो परिवार वाले ये कर सकते हैं कि वो आजादी दें कि जितना काम होता है आराम से उतना करेंगे, दाल रोटी खाएंगे और खुश रहेंगे। खुशी के लिए मेटलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ धन ही महत्वपूर्ण नहीं होता। खुशी के लिए तो मुख्यतः मन की आंतरिक दशा है, परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम कैसा है। खुश तो आप ठेले पे भी खाकर खुश रह सकते हैं, और अगर खुश रहने की कला नहीं आती हो तो 5 स्टार में भी आप डिप्रेशन में हो सकते हैं। हमें ये बात सीखनी है, खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, वो अंदरूनी कंडीशन पर निर्भर करती है। हम जरूरत से ज्यादा बहिर्मुखी हो गए हैं, हमें यह बात समझनी है, परिवार वालों को भी यह बात समझकर समझानी है। जो जितना है उतना में ही खुश रहना है, उतने ही स्वीकार करना है। हम बेहतरीन की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन वो कंपल्सन नहीं हो, वो मजबूरी नहीं हो। तो परिवार वालों का बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है खुशी देने में। हम कंप्लेन भाव में ना जिए, कंप्लेन ना करें दूसरे पर्सन से, और स्पेस दें। स्पेस जब मिलेगा, जब खाली समय मिलेगा, खाली मौका मिलेगा, तो पर्सन अपनी हॉबी की ओर ही जो मुड़ता है, अपनी पैशन को ही परस्यू करता है। अगर पैशन प्रोफेशन रहे तो डायबिटीज नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, आप जिसको बहुत इंजॉय करते हैं अगर उसको आप प्रोफेशन बना लें तो फिर आपको डायबिटीज नहीं हो सकता, या ऐसा कहें कि आप डायबिटीज होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बाकी थोड़ा आपको अपने भोजन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अपने लाइफ स्टाइल, थोड़ा जगने का तरीका, थोड़ा वॉकिंग एक्सरसाइज,
थोड़ा लाइफ स्टाइल का भी थोड़ा महत्व है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे माइंड का है। हमें माइंड को समझना है, माइंड को प्यार देना है, माइंड के लेवल पर खुश रहना सीखना है, और इस मामले में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल आएगा, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है। पहले मन शांत होता है, फिर वो मन अपने आप में ही खुश रहता है। बहुत सारे ध्यानी मेरी बातों से रेजोनेट करेंगे कि ध्यान करते करते बस यूं ही बिना कारण से खुशी आती है, बिना कारण का आनंद आता है। जो अंदरूनी खुशी है, नॉन फिजिकल हैप्पीनेस, आत्मा की खुशी, आत्मा का आनंद, कोई फैक्टर नहीं होता। कबीर कुछ नहीं है, जुलाहे हैं, लेकिन परमानंद में डूबे हुए हैं। ध्यान हमें उस अवस्था तक पहुंचा सकता है। मन को हमें अधिक महत्व देना है अगर हम डायबिटीज को हील करना चाहते हैं तो। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि हमें खुद पर ध्यान देने की जरूरत है और फैमिली का भी जो रोल हो सकता है किसी डायबिटिक पर्सन को हील करने में, वो ये हो सकता है कि वो फ्रीडम दें, जिसको भी डायबिटीज है उनकी फैमिली में, उसको फ्रीडम दें, उनको जो चाहे वो कर पाए। हाँ। सर, आपसे इसी कड़ी में जानना चाहूंगी कि जो डायबिटीज जो बीमारी है, इसका लोग कहते हैं कि 50 साल के बाद आती है, 60 साल के बाद आती है, या कोई एक एज बोलते हैं, तो क्या ये सही है? क्या कम उम्र में डायबिटीज नहीं हो सकती? हंसिका जी, मैंने बहुत पहले एक पुस्तक पढ़ी थी जेम्स एलन की, एज ए मैन थिंक। इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर हम किसी झूठ को बार बार बोलते हैं तो हमारे लिए वो सच हो जाता है। तो ये हमारे समाज में एक बात को बार बार बोलकर ये बहुत तो लोग इसको सच मान लेते हैं और फिर उनके लिए सच होता है कि उम्र अधिक होती है तो डायबिटीज आएगा ही। ऐसा नहीं है, डायबिटीज आएगा। आप मानते हैं कि आपकी उम्र हो गई है तो डायबिटीज आएगा, तो आपके मानने के कारण संभावना है कि आपके अंदर आ जाए। लेकिन अगर आप इस थॉट को एंटरटेन नहीं करते, ठीक है डायबिटीज जिनको आता है आए, मैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं, मैं अपना ध्यान रखता हूं, मुझे डायबिटीज नहीं हो सकता। अगर आपका ये एटीट्यूड है, आपका सोचने का तरीका ये है, तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। हम झूठ को स्वीकार कर लेते हैं, उसे बार बार बोलते हैं, तो हमारे लिए वो सच हो जाता है। बढ़ती उम्र के कारण डायबिटीज आता है या बीपी आता है, ये मानसिक भ्रम है। भ्रम भी सच हो जाता है बार बार बोलने के कारण। तो सर, क्या छोटी उम्र में डायबिटीज नहीं होता लोगों को? छोटी उम्र में डायबिटीज होता है। आप बहुत सारे बच्चों को, 5 साल के बच्चों को, 7 साल के बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। तो यहां पर हमें पेरेंट्स के एनर्जी सिस्टम पे जाना पड़ेगा। मेडिकल में तो कोई कारण इसका है बताया नहीं गया है। अध्यात्म में हम इसका कारण कर्मा और ऊर्जा कनेक्शन समझ सकते हैं कि माता पिता की ऊर्जा से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो जिन बच्चों को डायबिटीज हो जाता है वहां पर बच्चों के साथ साथ ज्यादा काम माता पिता को अपने आप के ऊपर करना है, अपनी ऊर्जा पे ऊपर और अपने कर्मों पे ऊपर। जो बच्चे हैं वो अननोइंगली पेरेंट्स के कर्मा को या उनकी एनर्जी सिस्टम को अपने शरीर पर ले रहे हैं। बच्चे नाजुक हैं, जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो उनके शरीर पे भी रोग आ गया है। छोटे बच्चों के मामले में छोटे बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी अपने ऊपर काम करना है। अगर करेंगे तो हील हो सकते हैं। सर, इसके साथ ही एक और स्टेज आती है, प्री डायबिटिक जो स्टेज होती है, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। तो वहां पर किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, डायबिटीज के मामले में जो सबसे इजी वे में पहचानने का तरीका है कि हम ब्लड शुगर नापते हैं। बहुत सारे घरों में जिनके डायबिटीज हो जाता है तो वो मेजर करते हैं। जो RBS रैंडम ब्लड शुगर होता है, अगर वो 100 से ज्यादा 110 से ज्यादा हो, 100 से ज्यादा हो, तो फिर उनको डायबिटीज मानते हैं। तो ये RBS जो है ये बहुत फ्लक्चुएट करता है। अगर अभी आप मीठा खा लें, थोड़ी देर के बाद आप नापें, जितना देर उसको खाने और ब्लड से घुलने में समय लगेगा उतनी देर में नापेंगे तो बढ़ा हुआ शुगर आपको दिखाएगा। तो हमारा ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करता है। अगर हम यहाँ पर
किसी ऐसे पैरामीटर की बात करें जो फ्लक्चुएट नहीं करता, तो वो है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। डायबिटिक्स को 3 महीने पर उसकी जांच कराने की जनरली सलाह दी जाती है। तो 3 महीने पर जो जांच होती है आप उससे समझ सकते हैं HbA1c वो ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है डायबिटीज का, क्योंकि ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर अगर भूखे पेट खाली पेट कराएं तो फास्टिंग ब्लड शुगर, ये तो बहुत फ्लक्चुएट होने वाला है। HbA1c 3 महीने में जो जांच होती है वो ज्यादा अच्छा पैरामीटर है। तो वो अगर 7 के ऊपर होता है तो डायबिटिक्स बोलते हैं, 7 के नीचे 7 से और 6 के बीच में हो तो वो प्री डायबिटीज की कंडीशन में आता है। 5.5 के अंदर अगर है तब अच्छा मानते हैं कि अब डायबिटीज नहीं है। तो 7 से नीचे 5.5 और 7 के बीच में, या 6 और 7 के बीच में, इजी वे में समझने के लिए 6 से 7 की रेंज में अगर HbA1c है तो वो अभी वो डायबिटीज नहीं है, लेकिन डायबिटीज होने की संभावना है, प्री डायबिटिक। तो प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो, एनर्जी लेवल पे, माइंड लेवल पे मैनेजमेंट में अंतर नहीं आता, बस इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। जो चीज आपको दिन में कई कई बार करनी है, प्री डायबिटिक्स में थोड़ी कम बार करनी पड़ेगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आएंगे, जो एनर्जी पर हमें चक्रों पर जब हम काम कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, जो अपने मन पे काम कर सकते हैं अफर्मेशन के माध्यम से, वह तो प्रोसेस सेम रहता है प्री डायबिटिक्स में या डायबिटीज में। सर, तो अब आपसे जानना चाहूंगी कि हम अपनी ऊर्जा पर काम करके डायबिटीज को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। डायबिटीज में हम जान रहे हैं कि इंसुलिन जो है उसका काम ठीक से नहीं हो पाता जी, ठीक है। तो इंसुलिन हमारे शरीर में निकलता है पैंक्रियाज ग्लैंड से। पैंक्रियाज जो है हमारे स्टमक के पीछे होता है। आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको फील होता है कि आपका पेट भरा भरा फील होता है ना। तो हमारे आमाशय, स्टमक, जिसको जठर भी बोलते हैं, वो पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। तो वो जो स्टमक है, स्टमक थोड़ा सी शेप में है। स्टमक के पीछे और बाएं तरफ पैंक्रियाज ग्लैंड है। ये पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है। पैंक्रियाज वैसे बहुत काम का ग्लैंड है। इंसुलिन के अलावा वो दूसरे हार्मोन भी बनाता है, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन। और पैंक्रियाज जो है वो हमारे भोजन को पचाने के लिए एंजाइम भी रिलीज करता है। तो पैंक्रियाज बहुत वर्सेटाइल है, बहुत कई काम करने वाला ग्लैंड है। तो पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है। तो जो कॉमन बीमारी है डायबिटीज में, जिसको टाइप 2 बोलते हैं, उसमें इंसुलिन जो है वो कम मात्रा में निकलता है। तो इंसुलिन हमारा पैंक्रियाज कम बना रहा है, ऐसा मानते हैं। तो एक उपाय जो है, एक काम जो है, वो पैंक्रियाज को एक्टिव करने का है कि पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाए। और जो टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है कि पैंक्रियाज जो है इंसुलिन बना ही नहीं रहा। तो इंसुलिन क्यों नहीं बना रहा? पैंक्रियाज अगर सही सलामत है, वहां पर स्ट्रक्चर है, तो वो काम क्यों नहीं कर रहा? तो एनर्जी के मेडिसिन के लेवल पे हम इसको इन और यांग की तरह से समझते हैं। जो इन है वो स्ट्रक्चर है और यांग जो है वो फंक्शन है। 2 तरह की ऊर्जा है। यांग जो है वो सूर्य से आता है और इन जो है वो पृथ्वी से आता है। तो हमें पैंक्रियाज की एनर्जी को बढ़ाना है। डायबिटीज तो अभी कुछ डेकेड पहले पता चला, एनर्जी मेडिसिन तो हजारों सालों से है। तो हमारे इंटरनली 5 मुख्य ऑर्गन हैं, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लंग और किडनी। इनके बारे में हम हजारों साल से जानते हैं, उस पर काम करते हैं। तो पैंक्रियाज जो है वो स्प्लीन से फिजिकली भी नजदीक है। हमारे पैंक्रियाज के पीछे स्प्लीन ऑर्गन होता है। स्प्लीन को हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। जब आरबीसी, हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जब वो पुराने हो जाते हैं तो उनको स्प्लीन जो है वो उसकी प्रोसेसिंग करता है। पुराने आरबीसी में से हीमोग्लोबिन निकाल देगा, अलग कर देगा, हीम आयरन को उसको रख लेगा, और जो बिलिरुबिन है वो रिसाइकिल हो जाएगा। स्प्लीन का काम ये है। स्प्लीन के आगे पैंक्रियाज है। तो स्प्लीन और पैंक्रियाज जो है वो एनर्जी लेवल पे जुड़ा हुआ ही है।
एनर्जी मेडिसिन में हम इसको अलग अलग नहीं देखते, एक ही नाड़ी है जो स्प्लीन में है और पैंक्रियाज में है। तो स्प्लीन और पैंक्रियाज हमारे डायफ्राम के नीचे है। डायफ्राम हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को अलग करता है। तो डायफ्राम से नीचे जो इन ऑर्गन है उनकी नाड़ी जो है वो पैरों में जाती है। इन ऑर्गन, यंग ऑर्गन में अलग हो जाएगा। पैंक्रियाज जो है वो इन ऑर्गन है। इन ऑर्गन जो इंटरनली एनर्जी को जनरेट करते हैं। हमारा शरीर जो है वो इंटरनली एनर्जी को लगातार पैदा कर रहा है। फैक्ट्री, ऊर्जा की फैक्ट्री है हमारे भीतर। इसलिए हमारा टेम्परेचर जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है ना। हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री 38 डिग्री होता है, लेकिन बाहर तो हमें एसी 18 डिग्री का, 20 डिग्री का, 22 डिग्री का चाहिए। तो इस बॉडी इंटरनली गर्म है। क्यों गर्म है? लगातार एनर्जी जो है वो पैदा हो रही है। तो पैंक्रियाज को हम एक्टिव करें, इसके लिए पैंक्रियाज की नाड़ी जो है वो पैरों में जाती है, हमें उस पर काम करना होगा। डायबिटीज का प्रभाव शरीर के सभी ऑर्गन्स पे जाता है। तो पैंक्रियाज के अलावा हमें किडनी पे भी काम करना पड़ सकता है, लीवर पे भी काम करना पड़ सकता है, लंग पे भी काम करना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए हमें लक्षण को हम जानते हैं। बीच में पैंक्रियाज है, ऊपर लंग और हार्ट है और नीचे किडनी है। तो अगर प्रभाव लंग पे गया है, हार्ट पे गया है, तो हमें ऊपर के पॉइंट्स करने हैं, हार्ट के पॉइंट, लंग्स के पॉइंट। अगर पैंक्रियाज डायबिटीज का प्रभाव किडनी पे भी गया है, यूरिन में भी समस्या आ गई है, तो हमें किडनी के पॉइंट पे या यूरिन के पॉइंट पे काम करना है। लक्षण, डायबिटीज एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, एक बड़ी बीमारी है। बड़ी मतलब ऐसा नहीं कि उसका इलाज करना मुश्किल है। बड़ी किसका मतलब उसका प्रभाव कई सारे ऑर्गन पे अलग अलग पड़ता है। हर एक डायबिटीज के लिए एक ही पॉइंट नहीं होंगे। पैंक्रियाज से इंसुलिन बन रहा है तो पैंक्रियाज के पॉइंट तो एक ही होंगे, लेकिन फिर लक्षण के अनुसार से पॉइंट बदल जाएंगे। तो सबसे पहले हम पैंक्रियाज के पॉइंट समझें। पैंक्रियाज हमारे स्टमक के पीछे है, तो हम मेडिटेशन से भी अपने पैंक्रियाज पर काम कर सकते हैं। ध्यान में जब आप बैठते हैं, ध्यान से जब आप बाहर आ गए या आने वाले हैं, उस समय आप अपने हाथ को अपने पैंक्रियाज पे रख सकते हैं और अपने पैंक्रियाज को प्यार भेज सकते हैं। प्यार के वाइब्रेशन, उन्हें उसे एक्टिव करने का वाइब्रेशन। आप विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं। पैंक्रियाज के शेप को एक बार आप गूगल पे देख लें और उस शेप में लाइट को वहां विजुलाइज करें। ध्यान से बाहर आने के बाद, ध्यान के दौरान कोई विजुलाइजेशन ना करें, कोई एनर्जी हीलिंग ना करें। ये बात हमें समझनी है। ध्यान जो है वो मुख्यतः अपने मन को शांत और शून्य करने का प्रोसेस है। जब आप खुद को शांत कर चुके हो 1 घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, जितनी भी देर आप ध्यान में बैठते हैं, उसके बाद आपको पैंक्रियाज पे काम करना चाहिए। पैंक्रियाज पे हाथ रखिए और भाव कीजिए मेरा पैंक्रियाज संतुलित है, मेरा पैंक्रियाज एक्टिव है, जितने इंसुलिन की जरूरत है मेरा पैंक्रियाज उतनी इंसुलिन बना रहा है। तो आप इसको ऊपर से एक्टिव कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर वाइज हम हमारे पैर पे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। ये स्प्लीन की नाड़ी है। बाएं पैर में स्प्लीन की नाड़ी है, दाहिने पैर में भी स्प्लीन है, लेकिन उसको पैंक्रियाज, उसको 2 नाम देते हैं, स्प्लीन की नाड़ी और पैंक्रियाज की नाड़ी। तो ये SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हमें मसाज करना है, दोनों पैर में करना है। जिस पैर में आपको स्क्रीन पे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दिख रहा है, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप फोटो लेकर रखें, समझ के रखें। सबसे ज्यादा आपको इस पॉइंट पर काम करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट लेफ्ट पैर में भी दबा के देखें, राइट में भी दबा के देखें। ज्यादातर डायबिटिक्स के लिए राइट पैर में यहां पर दर्द मिलेगा। दर्द मिले या नहीं मिले, दोनों कंडीशन में आपको SP4 का मसाज करना है। कैसे मसाज करना है? आपको उसे दबाना है, छोड़ना है। मैं अपने हाथ पे करके बता रहा हूं, वास्तव में आपको पैर पे करना है। दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, धीरे धीरे। एक बार दबाने में 3 से 5 सेकंड का समय लगे, फिर जब आप छोड़ें तो उसमें भी 3 सेकंड का गैप हो, फिर से 3 से 5 सेकंड के लिए दबाएं, फिर से 3 सेकंड का गैप हो। इस तरह से इंटरमिटेंट प्रेशर देते हुए लगभग 20 बार, जिसमें आपको 2 मिनट या थोड़ा बहुत अधिक समय लगेगा, उतना समय देना है। और ऐसा दिन में कम से कम 5 बार करना है। जिनको डायबिटीज है, जिनका HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 7 से अधिक है, उनको चाहे वो गोली खाते हो या नहीं खाते हो,
गोली खा रहे हैं उसके बाद आपका शुगर कंट्रोल है तो वो कंट्रोल उसको मत समझिए, वो तो टैबलेट के कारण वो जबरदस्ती कंट्रोल किया हुआ है आपने। थोड़ा सा मौका मिलेगा आपके शरीर में शुगर क्या से क्या कर देगा। टैबलेट खाते हुए शुगर कंट्रोल रहता है तो अपने आप पे काम करना शुरू करें और अगले 3 महीने में आप टारगेट रखें कि मुझे अपने डायबिटीज को ठीक कर लेना है। 3 महीने ठीक से काम करें तो आप अपने डायबिटीज को पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं, परमानेंट रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को समझकर काम करना होगा। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दबाएं दोनों पैर में, SP4 से ही थोड़ा सा ऊपर जाएं। ये नाड़ी जो है पैर के नाखून से शुरू हो रही है और ऊपर जा रही है। तो SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है एंकल से 4 अंगुल ऊपर। SP6 बहुत वैल्यूएबल एक्यूप्रेशर पॉइंट है। सैकड़ों बीमारियों में हम SP6 पर काम करते हैं। SP6 का जिक्र आपको बार 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 मिलेगा। जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी इस पॉइंट को समझ कर रख लें, फोटो खींच के रख लें, कई जगह काम आएगा। एंकल से टखने से 4 अंगुल ऊपर होता है। आपको दबा कर देखना है, जिस जगह पे आपको दबाने पर टेंडरनेस मिले, टेंडरनेस मतलब दबाने के बाद दर्द, उस पर आपको बार बार एक्यूप्रेशर करना है, यानी कि मसाज करना है। SP4 SP6 पर आप कलर थेरेपी कर सकते हैं। पीले रंग का कलर लगाएं, येलो कलर। स्टेशनरी स्टोर से आप मार्कर ले लें, या अगर आप प्राकृतिक कलर लगाना चाहते हैं तो हल्दी को घोलकर हल्दी का लेप पानी से घोलेंगे, किसी भी तरह से घोल सकते हैं, उसको थोड़ा लिक्विड करना है और उसको आप SP4 SP6 पर लगाएं। इनफैक्ट स्प्लीन की सारी नाड़ियों, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे स्प्लीन एक बहुत बड़ी नाड़ी है। पैर के अंगूठे के नीचे शुरू होकर वो हमारे आर्मपिट तक आती है। टोटल 21 पॉइंट्स होते हैं उसमें। SP4 SP6 सबसे वैल्यूएबल पॉइंट है। इन दोनों पर काम करते हुए जब आप इसका थोड़ा सा अभ्यास हो जाए तो आप और अधिक पॉइंट्स भी सीख सकते हैं, लेकिन 2 पे भी काम करें तो बहुत है। SP4 SP6 के बाद हम थोड़ा अपने हाथ के एक्यूप्रेशर पॉइंट समझ लेते हैं। हमारे हाथ में पैंक्रियास से जुड़ा हुआ होता है PC मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन। पेरिकार्डियम मेरिडियन का कनेक्शन हमारे हार्ट से भी है और पैंक्रियास से भी है। तो बाएं हाथ में जो हम पॉइंट कर रहे हैं उसमें हमें बाएं हाथ में करना है PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एल्बो से 4 अंगुल के डिस्टेंस पे है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे बहुत बार दर्द नहीं मिलता है, कभी कभी दर्द मिलता है, कभी दर्द नहीं मिलता। दर्द नहीं मिले तो भी ये आपके लिए अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपको फोटो दिख रहा है, आप फोटो खींच लें, इसको संभाल के रखें और 4 अंगुल से जो ये लाल निशान दूर है PC4, आपको इसे बार बार दबाना है। PC4 से ही 1 अंगुल आगे PC3.5 होता है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। अपने पेट को ठीक रखने के लिए PC3.5 को भी दबा सकते हैं। PC4 पैंक्रियाज का एक्यूप्रेशर पॉइंट रेगुलर किया जाए तो इससे हमारी उम्र भी बढ़ती है। आपको डायबिटीज नहीं है, आप रोज अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट PC4 और PC3.5 दबाना शुरू कर दें दोनों हाथों में, आपकी उम्र कम से कम 10 साल बढ़ जाएगी। ये इतना महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट है। PC4 हम मसाज करेंगे, यहां पर भी हम पीले रंग का यानी कि हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। जो हल्दी है या पीले रंग का मार्कर है, ये रंग लगभग 3 से 6 घंटे के लिए लगाया जाता है दिन के समय। दिन में प्रकाश पड़े की उपस्थिति में ही रंग का प्रभाव है। अंधेरी रात में आप कौन सा कपड़ा पहने हुए हैं सोते समय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कलर थेरेपी रात में नहीं की जाती। छोटे बच्चों के मामलों में जब बच्चे अलाउ नहीं कर रहे या कोई ऐसा व्यक्ति जब अलाउ नहीं करे तब वहां पे हम रात में ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इफेक्ट तो हो जाएगा। खुद से जब करें तो ज्यादा हमें दिन में ही करना है। PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करने के साथ साथ इसी नाड़ी का एक अगला आगे पॉइंट आता है PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट। PC6 हमारी कलाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे होता है। PC6 भी बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है। अगर आपको चिंता आती हो, अगर आप जो से ज्यादा सोचते हैं, अगर आपको घबराहट है, PC6 हम उस पर काम कर सकते हैं। PC6 दोनों हाथों में है, दोनों हाथों में आपको करना है। इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी आप पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। कभी किसी को सर दर्द हो, माइग्रेन हो, हेडेक हो,
वहां पे भी PC6 बहुत अच्छा काम में आता है। PC6 भी बहुत वैल्यूबल पॉइंट है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर भी आप पीले रंग का यानी कि हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। डायबिटीज के केस में, डायबिटिक्स को हार्ट बीमारियां, हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, साइलेंट किलर कहा जाता है डायबिटीज में। तो हार्ट ज्यादा प्रभावित क्यों होता है? जो डायबिटीज का जो इफेक्ट है उसके कारण कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, और बहुत बार हम जो डायबिटीज के लिए दवा ले रहे हैं उसी का साइड इफेक्ट होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो वो हार्ट में प्रभावित करता है। तो हमें हार्ट का केयर करना भी जरूरी है। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट है HT7। हार्ट की नाड़ी छोटी उंगली में जाती है और 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट टोटल है इसमें। जो 7वां एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। ऐसे 4 से लेकर 7 तक आपको स्क्रीन पे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दिख रहा है। इस 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 4, 5, 6, 7 इसको आप नियमित रूप से मसाज करें। आपको यहां पर मसाज करते हुए आप अफर्मेशन जोड़ सकते हैं खुशी का और प्यार का। जो अफर्मेशन सबसे पहले जिक्र किया था कि खुशी के अभाव में डायबिटीज होता है, 4, 5, 6, 7 इस चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप बोला करें, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूं, मैं खुश रहती हूं, जो चीज मुझे खुशी देती है वो मैं करती हूं। और यहां पर आप लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। हार्ट में खून बहता है, खून लाल रंग का होता है, याद करने के लिए हार्ट मेरिडियन पे आप लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। आप स्टेशनरी स्टोर से मार्कर ला सकते हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर, या अगर प्राकृतिक पे जाना चाहते हैं तो रेड सैंडलवुड, रक्त चंदन, उसका पेस्ट लगा सकते हैं या आलता लगा सकते हैं। दोनों हाथों में HT4 से HT7 आपको दबाना है और वहां मसाज करना है। अगर आप रेगुलर HT4 to HT7 मसाज करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा क्लेम है ये। अगर हार्ट मेरिडियन एक्टिव रहेगी तो हार्ट को कुछ हो नहीं सकता। तो जो लोग डरते हैं, जो लोग विशेष केयर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिंदगी में वो कभी उनको हार्ट के कारण हॉस्पिटल ना जाना पड़े, तो अपने HT4 से HT7 तक उस पर थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। नॉर्मल लोग, नॉर्मल पर्सन भी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए दिन में 1 बार या 2 बार अपने HT4 से HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा ले। और अगर कभी किसी को हार्ट अटैक आता भी है, ब्लॉकेज आता भी है, तो मैं डॉक्टर डीन ऑर्निस के वर्क को बताना चाहता हूं। पिछले 40 साल से वो हार्ट ब्लॉकेज को बिना दवाई रिवर्स कर रहे हैं। अमेरिका के ये डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर डीन ऑर्निस की ये जो किताब है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। आपको समझ में आएगा कि बिना दवा भी हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है। और ये काम आज से नहीं, 40 साल से हो रहा है, लेकिन यह बात भी पब्लिक में पता नहीं है। क्योंकि डॉक्टर डीन ऑर्निस के पास कोई जाता है, वो बोलते हैं लाइफ स्टाइल चेंज करो, शाकाहारी खाना खाओ, सात्विक भोजन करो, ध्यान करो, तनाव कम करो, वॉकिंग करो, अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाओ, खुश रहो। 4 चीजें उनके लाइफ में सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। अपने भोजन में बदलाव करना है, हम भोजन पे अभी आते हैं, भोजन में क्या क्या बदलाव करना है उसके बारे में बात करेंगे। अपने स्ट्रेस को कम करना है, उसके लिए हमें ध्यान करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज, वॉकिंग। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लाइफस्टाइल में हम अपना समय किस तरह से व्यतीत करते हैं, हम कितना सोते हैं, कितना बैठते हैं। जरूरत से ज्यादा बैठना भी बीमारी लाता है, जरूरत से ज्यादा सोना भी बीमारी लाता है। आपको समय पर सोना चाहिए, समय पर जगना चाहिए। रात में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने वाईफाई, मोबाइल डेटा, मोबाइल बंद करके सोया करें, रात में मोबाइल ना चलाएं। अगर आप अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा। लाइफस्टाइल में ये बात आती है स्लीप, हमारे माइंड का स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर डीन ऑर्निस जैसे डॉक्टरों ने रिवर्स करके दिखाया है, दिखा रहे हैं, हमको समझना है और अपने जीवन से अपनाना है। डायबिटिक्स के मरीज को अपने हार्ट का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि डायबिटीज के मरीज को हार्ट अटैक अचानक से आता है और पता नहीं चल पाता, कोई लक्षण नहीं होते हैं और हार्ट अटैक फिर भी हो जाता है। डायबिटीज के मरीज में, बहुत सारे डायबिटीज के मरीज को यूरिन की प्रॉब्लम होती है। अगर यूरिन की प्रॉब्लम हो
तो जानना है कि डायबिटीज का इफेक्ट आपकी किडनी तक जा रहा है। तो हमारे पैर में जो अभी SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया था, हम उस पर काम कर सकते हैं। और हमारे पैर में लीवर के पॉइंट पे, क्योंकि बहुत मेल में प्रोस्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट होने से होता है, लीवर 4 और लीवर 2 इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हम काम करते हैं, LV4 LV2। लेकिन यहां पर हमें सिडेट और टोन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सिडेट होता है लगातार दबाव देना और टोन होता है मसाज करना। LV4 को जो एंकल पे है उसे सिडेट करना है और LV2 को, लीवर 2 को टोन करना है। लीवर 2 को टोन करेंगे तो इसका प्रभाव हमारे हार्ट पर भी जाता है, हमारा हार्ट हेल्दी होता है। हमारी नाड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, एक जगह पे मसाज करने से कई कई जगह पे इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए ये होलिस्टिक थेरेपी है। यहां पर हम एक जगह पे काम करते हैं, कई जगह काम होता है। LV2 को टोन करेंगे, मसाज करेंगे तो यूरिन की समस्या कम होगी। हम अपने किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें, किडनी को हेल्दी रखें। SP6 का कनेक्शन किडनी से भी है, किडनी के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर एक ऑर्गन के कई कई पॉइंट्स होते हैं। स्प्लीन की नाड़ी में 21 पॉइंट है, किडनी की नाड़ी में 27 पॉइंट है। 27 जगह आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान है, जो सबसे प्रचलित है, उसको सबसे ज्यादा बताया जाता है। जहां पे मसल्स हैं, जहां पे दबाना इजी होता है, उस पर हम काम करते हैं। डायबिटीज के मरीजों में बहुत बार वजन ज्यादा होता है। वजन ज्यादा होना अधिक खाने का नतीजा है और इसको हम एनर्जी के लैंग्वेज में यांग की कमी बोलते हैं। सूर्य प्राण की कमी है तो वजन बढ़ता है। अगर वजन को कम करना है तो सूर्य प्राण को बढ़ाना है, सूर्य के सामने जाना है। और हमारे पैर पे सूर्य प्राण का सबसे एक बहुत अच्छा पॉइंट है ST36, अष्टमक 36। हमारे घुटने पर बाहर की तरफ से होता है। अष्टमक की नाड़ी पे ये 36 नंबर का पॉइंट है। अष्टमक की नाड़ी पे टोटल 45 पॉइंट है। दोनों पैर में आपको ST36 का मसाज करना है। आप अपने हाथ के से ही मुट्ठी बनाएं और नुकीले हिस्से से ST36 को मसाज करें। यहाँ पर दर्द मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। दर्द नहीं भी मिले तो भी आप मसाज करें। ST36 को मसाज करने से हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। जो लोग चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, उनको अपना ST36 मसाज करना चाहिए। ST36 भी, अष्टमक 36 बहुत अच्छा पॉइंट है, इसका जिक्र भी बहुत जगह पर आएगा। ST36 को अगर हम रेगुलर मसाज किया करें तो ये हमारे वजन को बढ़ने नहीं देगा। वेट को कंट्रोल करने का एनर्जी मेडिसिन के हिसाब से फॉर्मूला है ST36 का मसाज करें। तो हमें इन सभी एनर्जी पॉइंट्स पर हम काम करें तो डायबिटीज को बहुत अच्छा हम कंट्रोल कर सकते हैं। ST36 पे हम पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अष्टमक जो है वो स्प्लीन पैंक्रियाज से ही जुड़ा ऑर्गन है, पैंक्रियाज के आगे ही अष्टमक है, तो दोनों जगह पीले रंग की कलर थेरेपी ही आती है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपने बता दिए, लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि आपने डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के बारे में बताया, लेकिन एक टाइप की डायबिटीज और होती है जो प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान ही होती है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा सवाल। देखिए क्या होता है, हम एनर्जी मेडिसिन पे जाएंगे जिसका कोरिलेशन मेडिकल साइंस से भी काफी हद तक है। जब एक महिला के गर्भ में शिशु आता है तो उनकी बॉडी पर एक तरह का लोड है, वो मतलब एक्स्ट्रा वर्क आ गया। अब जो गर्भस्थ शिशु का विकास हो रहा है उसके भोजन के लिए भी, उसके पोषण के लिए भी हमें उसकी बॉडी को काम करना है। तो एक तरह से माँ के शरीर पर एक लोड आता है। तो अगर कोई महिला पहले से बहुत स्वस्थ नहीं रही हो, पहले से उन्होंने अपना ध्यान बहुत ज्यादा नहीं दिया हो, तो उनके इंटरनल ऑर्गन्स पर ये लोड पड़ता है। और हमारे 5 ऑर्गन मैं फिर से बता दूं, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लंग और किडनी, ये 5 सबसे वैल्यूएबल ऑर्गन हैं। हमें इन 5 का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन 5 में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारी किडनी है। तो अगर महिला के शरीर पर लोड पड़ता है तो वास्तव में ये महिला के किडनी पर लोड पड़ता है। तो किडनी जब लोड नहीं उठा पाती है, पहले से अगर वो बहुत स्वस्थ नहीं रही हो, अपना ध्यान उन्होंने नहीं दिया हो, या ध्यान देने के बावजूद पहले उनके माता पिता का स्वास्थ्य वैसा रहा हो, उसके कारण से उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो, या उनके जीवन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, उससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो, कोई भी कारण हो, तो फिर वो लोड जब नहीं ले पाती है तो किडनी पर, पैंक्रियाज पर और इस तरह से
थायराइड पे अलग अलग रिस्क आता है। पहले समस्या नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड डेवलप हो गया, या प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन डेवलप हो जाता है। वेरिकोज वेन वास्तव में स्प्लीन का वीकनेस है। पैंक्रियाज का वीकनेस से डायबिटीज हो रहा है, और पैंक्रियाज के पीछे है स्प्लीन, स्प्लीन के वीकनेस से वेरिकोज वेन हो रहा है। बीपी बढ़ जाता है कई बार, अगर हार्ट पर लोड पड़ रहा है तो, किडनी पर लोड पड़ रहा है तो यहां पे हमें समझना है कि प्रेगनेंसी की तैयारी होनी चाहिए। हम बिना प्रिपरेशन के अगर हम प्रेगनेंसी आ जाती है तो लोड पड़ता है। अगर पहले से हम तैयारी कर लें, क्या तैयारी करें? जब प्रेगनेंसी प्लान वे में आनी चाहिए, आपको पता हो कि हाँ नाउ आई एम रेडी फॉर प्रेगनेंसी। उसके बाद अपने शरीर को आप थोड़ा ध्यान रखें, आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर हो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज में अपना हीमोग्लोबिन लेकर आए। नियमित रूप से ध्यान और योगा का अभ्यास शुरू करें, वॉकिंग हो, आपके शरीर में ओबेसिटी ना हो, आपको थायराइड वगैरह ना हो। अगर थायराइड है तो भी उस पर भी हम काम करके उसको ठीक कर सकते हैं। जब आप रिजनेबली हेल्दी हैं, ओके हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज के हमारे समाज में बहुत कम लोग जागरूक हैं, सजग हैं। बस जिंदगी जिए चले जाते हैं, शादी हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, कभी कुछ ठीक नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम सब फेस करते हैं। प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज विकसित होती है तो भी हम इन्हीं पॉइंट्स पर काम करते हैं। बस वहां पे थोड़ा किडनी पर थोड़ा विशेष केयर करना पड़ता है। किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट हम पैर में कर सकते हैं, K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। किडनी जो है, राजमा को इंग्लिश में कहते हैं किडनी बीन। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि जो भी खाने पीने की चीजें हमारे इंटरनल ऑर्गन से अगर मिलती जुलती उनका शेप है तो वो उसके लिए यूजफुल होता है। तो अगर हम अखरोट खाएं तो इससे हमारा ब्रेन मजबूत होगा, अगर हम किडनी बीन राजमा लें तो इससे हमारा किडनी मजबूत होगा। तो मेडिसिन की तरह अगर पसंद नहीं भी हो तो दवा की तरह तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच ले सकते हैं। और हम जब सजगता से लेंगे तो अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में अलग पॉइंट नहीं होते, चाहे प्रेगनेंसी की डायबिटीज हो या नॉर्मल डायबिटीज हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सवाल का भी जवाब दिया। आशा करती हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके मन में अगर कोई इस तरह का सवाल आ रहा होगा तो उसका जवाब उन्हें मिल गया होगा। सर, इसके साथ ही अब हम डाइट पर चर्चा कर लेते हैं कि डाइट क्या रहती है, डाइट क्या रखनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को, जिससे कि उनका जो है डायबिटीज कंट्रोल में रहे और बढ़े ना। यस, डाइट और लाइफस्टाइल, हम इन 2 पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। डाइट, जो भोजन होता है, हमारा भोजन शुद्ध, सात्विक और प्राणा बेस्ड, प्लांट बेस्ड होना चाहिए। प्राण ऊर्जा, हम भोजन को क्यों लेते हैं? ऊर्जा के लिए लेते हैं। जो भोजन जितना ताजा है उसमें उतनी प्राण ऊर्जा होती है। पेड़ पौधे से जब अलग होता है कोई भी खाने पीने की चीज, अगर हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, अगर वो फैक्ट्री में जाती है, प्लास्टिक में बंद होती है, उससे प्राण ऊर्जा नहीं बचती। तो जो भी चीज प्लास्टिक बंद होती है, बिस्किट है, ब्रेड है, दूध है, कोई भी चीज आपको नहीं लेनी चाहिए। फल और सब्जियों का सेवन अधिक करना है और मिलेट्स का सेवन करना है। साउथ इंडिया में डॉक्टर खादरवली ने मिलेट्स का बहुत प्रचार प्रसार किया है और कर रहे हैं। मिलेट्स हमारे भारत देश के ओरिजिनल फूड वही हैं। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 60s के दशक में, तभी गेहूं और चावल के पैदावार बढ़े। उससे पहले 100 साल पहले हम मोटा अनाज काफी ज्यादा खाते थे, और मोटा अनाज जब हम ज्यादा खाते थे हम ज्यादा स्वस्थ रहते थे। तो जो मिलेट्स है वो एक तरह का मोटा अनाज है, और मिलेट्स में भी 5 तरह के मिलेट्स होते हैं। डॉक्टर खादरवली जी का वीडियो आप यूट्यूब पे देखेंगे 5 मिलेट्स का, तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, उनको बनाने का तरीका भी आ जाएगा। खमीर होता है जिसको फर्मेंट किया जाता है 5 घंटे, गर्मी के मौसम में 5 घंटे, विंटर में थोड़ा अधिक समय फर्मेंट करके उसका खमीर लेना चाहिए। उसकी खिचड़ी ले सकते हैं, उसका आटा बना के उसकी रोटी ले सकते हैं। मिलेट से हर एक खाने की चीजें, हर एक व्यंजन बनता है। बस आपको एक बार उसका तरीका सीखना पड़ेगा। जब पहली बार आपने रोटी बनाई होगी या चावल या खिचड़ी बनाई होगी तो वो भी सीखना पड़ता है।
मिलेट्स में भी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। वो थोड़ा एक मोटा अनाज है, उसमें फाइबर्स अधिक होते हैं। फाइबर्स बहुत बड़ी खोज है मेडिकल रिसर्च में, लाइफस्टाइल मेडिसिन में ये पाया गया है कि हम जितना अधिक फाइबर लेते हैं, हमारे पेट में माइक्रोबायोम बैक्टीरिया हेल्दी रहते हैं, और माइक्रोबायोम अच्छा रहे तो सारा सिस्टम ठीक रहता है। फाइबर्स, मिलेट्स में फाइबर्स अधिक होते हैं। फाइबर्स लेने से सब्जियों में रेशेदार सब्जियां हैं, जैसे बीन्स हैं, बीन्स में बहुत अच्छे मात्रा में रेशे होते हैं फाइबर्स। तो अब जैसे गेहूं है, पुराने जमाने में मुझे याद है कि गांव में जब गेहूं पिसवाते थे तो मेरे परिवार में था कि गेहूं को ज्यादा महीन नहीं करना है, मोटा रखना है, उसका चोकर अलग नहीं किया जाता था। तो जो फाइबर्स उसके माध्यम से भी आते हैं। हम फैशन के जमाने में वेस्टर्न को कॉपी करते हुए हम अपना फूड स्टाइल हमने काफी हद तक वैसा कर लिया है। मिलेट्स खाने से डायबिटीज रिवर्स हो जाता है क्योंकि फाइबर्स आ जाता है। तो मिलेट्स के अलावा हमें फल और सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। सुबह हमें जूस लें, दोपहर में हम फल और सलाद लें, रात में आप मिलेट्स से बना हुआ पका हुआ भोजन लें। हेल्दी जीवन जीने के लिए भी ये फूड पैटर्न बहुत अच्छा है, और डायबिटीज को तो ऐसा करना ही चाहिए। एनिमल से जो भी आता है वो सभी कुछ अवॉइड करना है, उसमें फाइबर्स बिल्कुल नहीं होते। अगर हम मिलेट्स पे नहीं जाते हैं, गेहूं चावल ले रहे हैं, तो उसमें चलो 1% 2% तो फाइबर है, 1.5%। एनिमल फूड में इंक्लूडिंग द मिल्क, उसमें फाइबर्स बिल्कुल भी नहीं है। और एनिमल मिल्क जो है वो हमारे हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है। डायबिटीज में इंसुलिन जो है वो एक तरह का हार्मोन है, पैंक्रियास से निकलने वाला। हर हार्मोन को हम एनिमल मिल्क डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि वो जिस एनिमल का है उस की बॉडी में जाकर काम करने के लिए है। जब तक हम छोटे बच्चे के रूप में हमने अपनी माँ का दूध लिया, तब तक हमें दूध की जरूरत थी। दांत बन जाने के बाद हमें चबाने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, दूध की जरूरत नहीं है। लेकिन हम दूध लेते हैं तो फिर हमें उसका टैक्स भरना पड़ता है, बीमारी झेलनी पड़ती है। डायबिटीज को मिल्क बिल्कुल नहीं लेना है। दही और छाछ वो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, घर की बनाई दही हो, घर का बना हुआ छाछ हो, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि दही और छाछ में ना माइक्रोबायोम होते हैं, तो इसलिए दैट्स ओके। लेकिन दूध या दूध की बनी हुई कोई भी चीज, कोई भी मिठाई आपको बिल्कुल नहीं लेना है। मिलेट्स लेना है और फल और सलाद अधिक लेने हैं। दोपहर में हो सके तो फल और सलाद ही सिर्फ खाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोपहर में सिर्फ फलाहार करते हैं या कच्चा आहार, आग से बनी हुई चीजें सिर्फ एक बार लें। शाम के समय, दोपहर के समय कच्चा भोजन या फलाहार हो, और सुबह के समय तो जूस हो, स्मूथी हो, कोई भी जूस, सब्जियों का जूस भी ले सकते हैं या फलों का जूस ले सकते हैं। अगर हम इस तरह से अपने भोजन पर ध्यान दें तो हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी जानकारी डायबिटीज पर हमारे साथ साझा की, और इसके साथ ही आपने एनर्जी पॉइंट्स का भी बताया, एनर्जी के द्वारा हम किस तरह से डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं, और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी आपने बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स का इस जानकारी को पाने के बाद डायबिटीज के साथ डील करने में और भी ज्यादा उनको आसानी होगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीएमसी हिंदी से जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं व्यूअर्स आपको बता दूं कि यदि आपका कोई सवाल है डायबिटीज से रिलेटेड या फिर आपकी किसी बीमारी से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सवाल। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हमें भेजकर अपने सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से जान सकते हैं।
सवाल भेजने का जो फॉर्मेट रहता है वो इस तरह से रहता है कि जब भी आप कोई सवाल अपना भेजते हैं, सबसे पहले आप अपना नाम मेंशन करते हैं, फिर आपकी उम्र मेंशन करते हैं, उसके बाद आप कहाँ से हैं, आपके शहर का नाम और स्टेट का नाम मेंशन करते हैं। उसके बाद जो आपकी बीमारी है, जो आपको बीमारी है, आपको उसे मेंशन करना होता है। यदि एक से ज्यादा आपको बीमारी है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बस सबसे पुरानी बीमारी जो है आप उसको सबसे पहले रखिए और उसके बाद की बीमारियां उसके बाद में। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं अब लेती हूं आपसे आज्ञा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।